स्वागत है आप सभी का। वेलकम। कैसे उम्मीद करता हूँ बढ़िया, मस्त चकाचक बिंदास खास। हम हैं अमरनाथ आपके साथ। घड़ी ने क्या है, रात 9:30 बजे का इशारा और शुरू हो गया है प्रोग्राम हमारा। आगे आप जो कक्षा देखेंगे वह आपकी हिंदी की दवाई है। आप यूपीएसआई, यूपीपी, यूपी ट्रिपल एससी, टीचिंग एग्जाम, केवीएस, टेट, टीआरई कोई परीक्षा दे रहे हैं, उस परीक्षा के लिए, पॉलिटेक्निक हिंदी के लिए, बिहार एमपी राजस्थान के लिए, आप जानते हैं हिंदी एक है। हिंदी की वर्णमाला, संधि, समास, रचना, अलंकार, शब्दों ने दारी मक्के जैसा पूछा जाता है, तो उसी का एक मिक्सअप आपके लिए हम प्रस्तुत करते हैं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि 1, 2, 3, 4, 5 इन 5 तारीखों में मैं आपके लिए अवेलेबल नहीं रहूँगा लाइव। तो ये जो आगे अभी आप कक्षा देखेंगे यह एक रिकॉर्डेड कक्षा है, जो मेरी पहले से रिकॉर्ड की हुई कक्षा है। वो अलग अलग मौसमों के रिकॉर्ड कक्षा है। तो हो सकता है किसी क्लास में आपको हम जैकेट पहने भी दिख जाएं, हो सकता है किसी क्लास में हम वो टी शर्ट में दिखें। तो आप आनंद से क्लास पढ़ें। बिल्कुल ये मत समझिएगा कि रिकॉर्डेड, जैसे आनंद आता है पढ़ने में वैसे ही आनंद आता रहेगा। आगे आपको ABCD जैसे आप ऑप्शन देते हैं वैसे देते रहिएगा, अननेसेसरी मत बतियाइएगा, क्योंकि कमेंट तो हम देखेंगे और कोई गड़बड़ कमेंट करेगा तो बहुत मारेंगे, हाँ ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। तो पढ़ाई करिए। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। आनंद लीजिए इस कक्षा का। यह अभ्यास बना रहे। 6 तारीख को लाइव मिलेंगे आपको रात 9:30 बजे जैसे नियमित मिलते हैं। और 6 तारीख से 40 क्वेश्चन का कंप्लीट सेट मिक्स वेज हिंदी की श्रृंखला आपके पेपर तक लगातार चलेगी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरू करिए पढ़ना। स्वागत है आप सभी का। वेलकम। कैसे उम्मीद करता हूँ बढ़िया, मस्त चकाचक बिंदास। हम अमरनाथ आपके साथ लेकर आपकी रोज की हिंदी की दवाई। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया। तो शुरू किया जाए प्रैक्टिस। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, बेहतरीन सवाल है कि निम्नलिखित में से किसका विकास आखिरी में हुआ? किसका विकास आखिरी में हुआ? अपभ्रंश का, वैदिक संस्कृत का, पाली प्राकृत का, लौकिक संस्कृत का, किसका विकास आखिरी में हुआ? तो अगर भाषा के संदर्भ में जाएं तो अपभ्रंशों का विकास सबसे आखिरी में। वैदिक संस्कृत सबसे पहले है, पाली प्राकृत उसके बाद, लौकिक संस्कृत उसके बाद है, पाली प्राकृत उसके बाद है, और उसके बाद सबसे आखिर में अपभ्रंश है। और अपभ्रंशों से ही हमारी हिंदी वर्तमान में निकल करके आती है। जैसे आपसे कोई पूछे कि हिंदी का विकास किससे हुआ है, तो आप कहेंगे हिंदी अपभ्रंशों के अंतर्गत शौरसेनी अपभ्रंश से निकली हुई है। किससे निकली हुई है? शौरसेनी अपभ्रंश से। अपभ्रंश भाई, अपभ्रंश से निकली हुई। तो इसे याद रखिएगा, सवाल गाहे वगाहे पूछ ही लिया जाता है। और सबसे पहला कौन सा माना जाएगा? तो सबसे पहला आपका वैदिक संस्कृत माना जाएगा। वैदिक संस्कृत से उद्भूत होती है भाषा, ठीक। यह कक्षा प्रश्न का उत्तर लगाते रहे। यह कक्षा हिंदी की दवाई जो मैं दोपहर 1 बजे चलाता हूँ, मेरा उद्देश्य रहता है कि मैं हिंदी के सारे पोर्शन कवर कर लूँ। यानी कि आप जो अलग अलग परीक्षाएं देते हैं, आप यूपी ट्रिपल एससी देते हैं, आप यही की परीक्षा दे रहे हैं, या आप BPSC ट्रिपल एससी कोई आप बिहार का, MP का कोई भी पेपर दे रहे हैं, तो वहाँ पर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया सब दुनियादारी आती है, रचना अलंकार भी आता है, सब कुछ आता है। तो मेरा उद्देश्य रहता है दोपहर 1 बजे की कक्षा में टू कवरिंग ऑल सिलेबस। आपकी डिमांड रहती है थंबनेल दीजिए, तो 1 हफ्ता मैंने AE का थंबनेल लगाया, तो AE के हिसाब से सिलेबस डिजाइन किया। AE में जो पूछा जाता है, पूछा लगभग सभी जाता है। फिर अगली बार हमने यूपी ट्रिपल एससी के हिसाब से पेपर डिजाइन किया। और जब हिंदी फॉर ऑल लिख देते हैं तो इसमें जो बची खुची चीजें होती हैं, रसचंद अलंकार, साहित्य वाहित्य सब शामिल कर लिया जाता है। तो आइए रस लेते हैं इस कक्षा का। मेज, रेलगाड़ी, मकान, पुस्तक, पर्वत को किस संज्ञा के अंतर रखा जाएगा? तो देखिए प्राणीवाचक या प्राणीवाचक संज्ञा के भेद में नहीं आता है। कह सकते हैं कि कोई संज्ञा प्राणी वाली मध्य जीवित है या निर्जीव है, वो कहा जा सकता है, लेकिन ये प्राणी अप्राणी के भेद में, संज्ञा के भेद में नहीं आता है। जाति, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, ये सब संज्ञाओं के भेद होते हैं। उसके अंतर्गत ये फीलिंग्स नहीं है, ये भाव नहीं है। ये क्या है? ये जाति, कॉमन नाउन कहा जाता है इनको अंग्रेजी में। तो ये कॉमन नाउन है, जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा में जैसे पर्वत है तो जातिवाचक है, हम हिमालय कह दें, हम आल्पस कह दें, हम अरावली कह दें, हम विंध्याचल कह दें, तो ये सब क्या हो जाएंगे? विशेष पर्वत हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक। पुस्तक हम कहें तो जातिवाचक है, लेकिन हम रामायण कहें, महाभारत कहें, हम कुरान कहें, हम किताबों के नाम लें तो वो क्या हो जाएंगी? व्यक्तिवाचक हो जाएंगी, ठीक। आइए आगे बढ़े। सवाल संख्या 3, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया कौन सी है? मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया कौन सी है? मुख्य क्रिया माने क्या होता है? मुख्य क्रिया जैसे आप कहते हैं मोहन जाता है, मोहन जाता था, मोहन जा चुका है, तो ये जो जाता शब्द है ये मुख्य क्रिया है। इसको
और क्लियर कर रही है कि कब जा रहा है, अभी जा रहा है कि पहले गया था। तो ये जो ता ती जो है, था थी, है था थी थे चुका चुकी, ये सब क्या कर रहे हैं, ये हेल्प कर रहे हैं उस अर्थ को और स्पष्ट करने में। इसी को सहायक क्रिया कहा जाता है। अंग्रेजी में भी आपने हेल्पिंग वर्ब पढ़ा है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, सहायक क्रिया होती। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया किसको कहते हैं, जिसमें कर्ता स्वयं काम ना करके किसी दूसरे से काम करवाता है, उसको प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया भी दो प्रकार की होती, एक होती है प्रथम प्रेरणार्थक और दूसरी होती है द्वितीय प्रेरणार्थक। इनका फर्क क्या होता है, का फर्क यह होता है कि जब आप कहते हैं प्रथम प्रेरणा, जैसे मान लीजिए एक शब्द आपने लिया उठना। अब उठना एक क्रिया है, कर्ता खुद ही उठेगा। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं उठाना और मैं आपसे कह दूं उठवाना, समझिएगा, ये क्लास खाली क्वेश्चन आंसर टिक करने के लिए नहीं, समझाने के लिए भी है। जब आप कहते हैं उठाना तो इसमें कर्ता यानी इफ यू आर डूअर, इफ यू आर सब्जेक्ट, आप वाक्य के कर्ता हैं। आप कहें मैं उठ गया, ठीक, मैंने उठाया, तो तुम उसमें शामिल हुए, लेकिन तुम्हारे उठाने से उठेगा कोई और। यानी जब कर्ता किसी और से काम करवाता है तो वो मोटिवेट करता है, प्रेरणा देता है। तो जिस कार्य में कर्ता द्वारा प्रेरणा दी जाती है उसी को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। इसमें कर्ता शामिल हुआ, उसने भी हाथ लगाया, उठ जा भाई, उठ जा, उठ जा। लेकिन एक और काम हो सकता है, उठवाना। आप ऐसे हाथ बांध के खड़े हो गए, ओ मोहन जरा उसको, सोहन को जगा दे, तो आप क्या कहेंगे, मैंने सोहन को उठवाया। इसमें आप दूर खड़े रहे, आपने किसी और से काम करवाया, तो इसमें सेकंड प्रेरणा है। आपने किसी से कहा और द्वितीय प्रेरणा पहुंची। इसमें आप डायरेक्ट मोटिवेट कर रहे हैं, इसमें आप इनडायरेक्ट मोटिवेट कर रहे हैं। इसमें आप सेकेंडरी मोटिवेटर हैं, इसमें आप प्राइमरी मोटिवेटर हैं। तो प्राइमरी मोटिवेटर है तो प्रथम प्रेरणा देंगे और सेकेंडरी मोटिवेटर होंगे तो द्वितीय प्रेरणा देंगे। इसी को प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया एवं द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। प्रेरणाएं दो प्रकार की होती हैं क्रिया के अंतर्गत। नाम बोधक और नाम धातु क्रिया क्या होती है। नाम धातु क्रिया नाम बोधक क्रिया से मतलब है जब हम संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से क्रियाएं बनाते हैं, उन्हीं को नाम धातु या नाम बोधक क्रिया कहा जाता है। शब्द कितने सुंदर है, जब नाम को ही धातु बना दे। माने नाम माने क्या होता है, संज्ञा। तो संज्ञा जब कहते हैं तो संज्ञा से हमारा तात्पर्य व्याकरण में जनरल अप्रोच में सर्वनाम और विशेषण भी होता है। भाई संज्ञा की जगह आते हैं सर्वनाम, संज्ञा तो संज्ञा के खानदानी हो गए, और विशेषण जो होते हैं वो संज्ञायित होते हैं। भाई वो भी संज्ञा के लिए ही बने हैं। बेसिकली संज्ञा खासियत बताते हैं संज्ञा सर्वनाम की, तो इनका एक खानदान है, मतलब एक कुनबा है। इस कुनबे को हम लोग नाम के अर्थ में जानते हैं। तो जब हम कहते हैं नाम बोधक तो इसका मतलब चाहे संज्ञा से, चाहे सर्वनाम से, चाहे विशेषण से, अगर तुम क्रिया बनाए ले रहे हो, उस नाम को तुम धातु में कन्वर्ट कर ले, हाथ से हाथियाना, लात से लतियाना, चिकना से चिकनाना, ऐसे शब्द बना ले रहे हो तो उसको नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो जैसे हाथ है, हाथ से हमने क्या बना दिया, हाथी, ये नाम को आपने धातु कर दिया, नाम को आपने क्रिया बना दिया। ठीक, अच्छा, नाम बोधक क्रिया होती है, ऐसी ही है, थोड़ा सा फर्क हो जाता है। और वो थोड़ा सा फर्क इतना है कि जब आप यहां कहते हैं जैसे भस्म, कोई संज्ञा शब्द ले लें, सर्वनाम शब्द ले लें, विशेषण ले लें और उसमें कोई क्रियापद जोड़ दें, जैसे आप कहें भस्म करना, भस्म करना, तो भस्म संज्ञा है। दुखी होना, विशेषण में आपने होना करना लगा दिया। तो जब आप अलग से कोई क्रिया शब्द जोड़ते हैं तो नाम बोधक कह देते हैं, और जब आप सीधे संज्ञा को क्रिया में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसको नाम धातु कह देते हैं। लगभग एक बात होती है, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस होता है जिसको समझ के चलना है। क्या ही गजब है, क्रियाओं के भेद समझ में आ रहे हैं। अब जरूरी थोड़ा ना कि पहले पूरा क्रिया रट लिया जाए तब क्लास बैठी जाए। अब आप समझ गए, अगली बार जब नाम धातु, नाम बोधक और प्रेरणार्थक और सहायक क्रिया आएगी तो जान जाओगे। इसी अभ्यास के लिए इस कक्षा में बैठना है, थोड़ा थोड़ा करते करते खोपड़ी सेट हो जाएगी उस पैटर्न में। आइए आगे बढ़ते। जब मैं जयपुर में था तब स्वयं खाना बनाता था, इस वाक्य में किस प्रकार का आश्रित उपवाक्य है। आश्रित उपवाक्य, तो जब कभी जब वाक्य की बात करते हैं तो एक सरल वाक्य होते हैं, एक मिश्र वाक्य होते हैं, एक संयुक्त वाक्य होते हैं। सरल वाक्य एक कर्ता क्रिया का होता है, मिश्र वाक्य होता है जिसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंडेंट हो। तो जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट, एक दूसरे पर निर्भर वाक्य होते हैं उनको उपवाक्य कहा जाता है। ठीक, तो इसमें पूछा गया कि जब मैं जयपुर में था तब स्वयं खाना बनाता था। आप देख पा रहे हैं कि एक वाक्य दूसरे पर निर्भरता रख रहा है, लेकिन निर्भरता कैसी रख रहा था। बोले कब खाना बनाते थे, जब जयपुर में थे। तो जब जयपुर में थे, ये खाना बनाने की विशेषता तो बता रहा है।
कब बनाते थे? बोले जब जयपुर में। खाना बनाना एक क्रिया है, इस क्रिया का समय बताया जा रहा है उतने वाले हिस्से से, जब जयपुर में था तब बनाता था। तो इसका मतलब विशेषता किसकी बताई जा रही है? क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। तो ये वाक्य क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। ये क्रिया विशेषण उपवाक्य क्या हो जाएगा जी? क्रिया विशेषण उपवाक्य। इतनी सी बात, और क्या चाहिए है? देखिए, अब देखिए, उपवाक्य एक अलग से पूरे समझने समझाने की क्रिया है, लेकिन जब प्रश्न आवे तो उसके अनुसार सोच सोच करके हम आपको कंसेप्ट समझाते चलेंगे। जब कोई उपवाक्य संज्ञा का काम करे तो संज्ञा उपवाक्य, जब कोई वाक्य शब्द एडजेक्टिव का काम करे, विशेषण की तरह उसको ट्रीट किया जाए तो विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। यह प्रश्न के हिसाब से समझेंगे। ठीक, आइए आगे बढ़े। देव व्यावाहन का संधि विच्छेद क्या होगा? सोचिए, उचित संधि विच्छेद क्या होगा देव व्यावाहन का? कैसे बना है देव व्यावाहन शब्द? तो देवी वाहन नहीं गुरुजी, देवी वाहन नहीं गुरुजी, आपका दिल कर रहा है देवी लगा दें, हैं? नहीं लगा सकते। देवी आवाहन, याद रखिएगा, सही शब्द मूल शब्द देवी है। देवी का प्रयोग तब करते हैं जब खाली संबोधन करते हैं, हे देवी। वैसे मूल शब्द देवी है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिताम। तो देवी ही शब्द प्रचलित है, देव देवी ये शब्द प्रचलित है। देवी संबोधन में आता है तो मूल शब्द के तौर पर तो देवी ही चलेगा ना। तो जब संधि करोगे तो मूल शब्द देवी और आवाहन जब करोगे तो क्या होगा? दे। जिस अक्षर पर संधि पढ़ लो, अगर अभी तक ना पढ़ी है तो संधि पढ़ लो, जाओ इसी चैनल को एक्सप्लोर करो, इसमें तुमको एक वाला हिस्सा मिलेगा व्याकरण, वो प्लेलिस्ट में संधि की प्लेलिस्ट होगी और उसमें 3 संधियां हैं, 3 वो स्वर व्यंजन विसर्ग, तीनों वीडियो हैं, 4-4.5 घंटे टोटल वीडियो है। तो टुकड़ों में अगर आप वो तीनों वीडियो पढ़ लेंगे तो संधि बेड़ा पार हो जाएगा। तो जिस अक्षर पर मात्रा लगी है उस अक्षर को करेंगे आधा, ई और भिन्न स्वर मिलके बनाएगा या, आगे लगा देंगे बड़ा आ, ये बड़ा की मात्रा उस पर चढ़ जाएगी, आगे वाहन कर देंगे। देव्यावाहन माने देवी का आवाहन करना, देव्यावाहन माने देवी का आवाहन करना। संधि कौन सी हो गई? याण संधि हो गई। देशवासी में कौन सा समास है? चुनो। देशवासी में कौन सा समास है? अधिकरण तत्पुरुष है, संबंध तत्पुरुष है, कर्म तत्पुरुष है, कि संप्रदान तत्पुरुष? देशवासी में कौन सा समास है? अधिकरण तत्पुरुष है कि संबंध तत्पुरुष है, कर्म है कि? तो भैया बोल के दिखाओ। तत्व हैं तो सब तत्पुरुष। तत्पुरुष के माने का है कि बीच से कारक चिन्ह का लोप हो जाए और जिस कारक का लोप हो जाए वही समास बन जाता है। अधिकरण का चिन्ह में पर होता है, संबंध का चिन्ह का की के होता है और कर्म का चिन्ह को होता है, संप्रदान का चिन्ह के लिए होता है। तो देशवासी तोड़ोगे तो क्या बनेगा? देश का वासी। तो का वासी बनेगा तो का क्या है? संबंध है। तो संबंध है तो संबंध तत्पुरुष लगा दीजिएगा। क्या लगा देंगे जी? संबंध तत्पुरुष लगा देंगे। देश का वासी संबंध तत्पुरुष। तो भाई का की के से हमने इसको बना लिया, देशवासी, देश का वासी, संबंध तत्पुरुष। निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? इतिहास या स्रोत के आधार पर शब्दों के 4 भेद कहे गए हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। इसी को उत्पत्ति अथवा व्युत्पत्ति भी कहा जाता है। तो आप इतिहास या स्रोत कह दीजिए, उत्पत्ति कह दीजिए, व्युत्पत्ति कह दीजिए, के आधार पर 4 हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। ये जो जिंदगी है ये अरबी फारसी में चला जाएगा। ये सांप जो है वो सर्प का तद्भव है, जो डॉक्टर है ये विदेशी शब्द है। ये जो लोटा जो शब्द लिखा हुआ है यही देशज शब्द है, यही देशज शब्द है। ये कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। लिखा हो इतिहास या स्रोत, स्रोत माने जहां से कोई चीज निकली, या लिखा हो उत्पत्ति, या लिखा हो इसी उत्पत्ति में वी उपशब्द लगा करके व्युत्पत्ति, उत्पत्ति, तो ये शब्द बनेगा व्युत्पत्ति। एक कई चीज है और ये आपकी सीसाइड में पूछा गया है, लोगों ने बहुत बवाल मचाया है। वासुदेव नंदन जी ने साफ लिखा है, चाहे इतिहास लिखा हो, चाहे स्रोत लिखा हो, चाहे उत्पत्ति लिखा हो, चाहे व्युत्पत्ति लिखा हो, इसके आधार पर शब्द 4 हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। अब अगर इसमें आ जाए क्या कहते हैं रचना या बनावट के आधार पर, तब वो होते हैं रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। वो रचना या बनावट के आधार पर होते हैं।
निर्माण के आधार, रचना, निर्माण, बनावट सब एक भाव देते हैं उनके आधार पर। इसमें देशज वे हैं जो ग्रामीण एवं क्षेत्रीय परंपरा से हैं, जिनका मूल संस्कृत में नहीं है वे हिंदी के, उन्हीं को देशज का शब्द कहा जाता है। तो लोटा कैसा हो जाएगा, देशज शब्द हो जाएगा। सवाल संख्या 8 पर प्रोसीड करते हैं। घट का अनेकार्थी इनमें से क्या नहीं? जा घट प्रेम न संचरई, घट 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 घट, तो घट क्या नहीं है? तो भैया घड़ा घट है, कुंभ भी घड़ा को कहते हैं तो घट है, घट शरीर को भी कहा जाता है, घट घाट को नहीं कहते, घाट पर जाकर घट को भरा जाता है। घट से हमको याद आया, हमने एक गीत लिखा है, साधो मन लीन हो बैराग, माने साधो मन ने बैराग ले लिया है कि दर्पण दर्पण रूप निहारा, गठरी बांधी गेह सवारा, बेगानी थी अपनी दुनिया, मतलब साधा किया किनारा, होकर पाए खुली है अखियां, अब दिखते हैं दाग, साधो मन लीनो बैराग। इसी में आखिरी पंक्ति है तो गीत का, वहां घट शब्द का प्रयोग किया है कि खेल बड़ा ही ये अटपट है, जीवन क्या है कच्चा घट है, जिंदगी क्या है कच्चे घड़े की तरह फक से फूट जाती। खेल बड़ा ही ये अटपट है, जीवन क्या है कच्चा घट है, भर ले तू रस भर ले, दुनिया क्या है एक पन घट है, रे पनिहारिन, पनिहारिन आत्मा, रे पनिहारिन फूटेगा घट, एक दिन ये घट जाना ही जाना है। तो घट शरीर का प्रयोग कबीर बाबा बहुत बार किए हैं कि रे ये तो हमने लिखा है, हाँ कबीर की वो चेतना के कहीं सहस्रांश में छू गया होगा मन, कहीं चेतना पर जाकर के तो ये गीत उतरा था कि रे पनिहारिन फूटेगा घट, सोई क्यों है जाग, साधो मन लीनो बैराग। तो भैया मन बैराग ले लिया है, घाट जहां पानी भरा जाता है, नदी का किनारा और शरीर घट घड़ा, ये सब समानार्थी भाव में प्रयोग किए जाते हैं। तो घट का अनेकार्थी घाट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अनुलोम का इनमें से विलोम क्या होगा? जबर खेला है। अनुलोम का विलोम क्या होगा? तो मास्टर साहब अनुलोम का विलोम विलोम ही होता है। अनुलोम माने सीधा और विलोम माने उल्टा, तो चाहे विलोम कहो और चाहे प्रतिलोम कहो एक कई बात है, चाहे विलोम कहो चाहे प्रतिलोम कहो एक कई बात है। अनुलोम का उल्टा विलोम होता है, अनुलोम का उल्टा प्रतिलोम होता है। अनुलोम विलोम कैसे आपको याद है, रहना चाहिए। बाबा रामदेव कहता है चलो अनुलोम विलोम करो, खींचो बाहर करो, खींचो बाहर करो, खींचो बाहर करो, एक तरफ से खींचना है, भीतर ले जाना है, बाहर छोड़ना भीतर। तो अनुलोम माने सीधी क्रिया, प्रतिलोम या उल्टी क्रिया, तो बच्चा इसको अनुलोम विलोम कहा जाता है। माने अनुलोम का उल्टा अनुलोम माने सीधा चलना, विलोम या प्रतिलोम का मतलब उल्टा चलना, ये विलोम है। दोनों समान रूप से विलोम है अनुलोम के। आगे बढ़े। बेहतरीन सवाल है, इनमें से मिश्र वाक्य को ढूंढना है। युद्ध में सेनापति को वीरता दिखाने के कारण राष्ट्रपति ने उसे वीर चक्र प्रदान किया, उसे लूटने के अतिरिक्त पीटा भी गया, उसने मान लिया कि दोष उसका है। मेरा मित्र आया और हम दोनों सैर करने चले गए। ये और कह रहा है कि ये संयुक्त है। उसने मान लिया कि दोष उसका है, उसने मान लिया क्या कि दोष उसका है। वाक्य पर एक दूसरे की डिपेंडेंसी है, जब एक हिस्सा दूसरे हिस्से पर डिपेंड हो तभी इसको मिश्र वाक्य कहते हैं। को आंसर कर दीजिए। उसे लूटने के अतिरिक्त पीटा गया, एक ही क्रिया प्रयोग की गई है कर्ता के संग। अच्छा, और युद्ध में सेनापति को वीरता दिखाने के कारण राष्ट्रपति ने उसे वीर चक्र प्रदान किया, यह भी सरल वाक्य है। इसमें कोई दो वाक्य अलग अलग से नहीं जुड़े हैं, वाक्य लंबा है लेकिन यह है सरल ही, तो यह सरल है, यह भी सरल है, ये अकेले मिश्र है। आगे बढ़ते हैं। माया से माया मिले कर कर लंबे हाथ, लोकोक्ति का क्या अर्थ है?
जहां महिलाएं रहती हैं वहां अन्य महिलाएं जाना पसंद करती हैं, जहां धन होता है धन वहीं आता है। अब माया माने धन, माया माने माया आंटी नहीं हाँ कहीं माया से माया मिले और लंबे लंबे हाथ करके आओ बहन का हाथी, ये नहीं है। माया से माया मिले, जहां धन जिसके पास होता है वही और धनी होता है। ये कहावत है बुजुर्गों की कि माया से माया मिले कर कर लंबे हाथ, जिसके पास धन हो उसी के पास, जिसके पास कुछ नहीं उसके पास कुछ है नहीं है। और जिसके पास आना शुरू करता है तो इधर से भी आ रहा है उधर से भी आ रहा है, जाने जाने कितने स्रोत से आ रहा है। ईश्वर कृपा है, अपने किए गए श्रम का ही परिणाम होता है। बेईमानी शैतानी को इकट्ठा करता है तो खत्म हो जाता है, वो नहीं खत्म हो पाता उसकी पीढ़ी में तो अगली पीढ़ी पर जाके पीढ़ी पीढ़ी नेस्तनाबूत हो जाती है, बेईमानी शैतानी की इकट्ठा किया। वरना अपने पुण्य के, अपने कर्म से, अपने समय से, अपने श्रम से कमाया हुआ जो धन होता है जब वो बढ़ता है तो खूब आनंद से बढ़ता है। माया से माया मिले कर कर लंबे हाथ। तो जहां महिलाएं रहती हैं वहीं अन्य महिलाएं जाना पसंद करती नहीं, जहां धन होता है धन वहीं आता है, जहां धन होता है धन वहीं आता है। बढ़े आगे, सवाल संख्या 12। हे सारथे हे द्रोण क्या देवेंद्र भी, हे नहीं, हे सारथे हैं द्रोण क्या आ देवेंद्र भी आ कर लड़े, है खेल क्षत्रिय बालकों का व्यूह भेदन कर लड़े। बताओ इसमें रस कौन सा है? गीत छंद तो हर गीतिका है, हरि गीतिका हरि गीतिका हरि गीतिका हरि गीतिका, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। हरि गीतिका को 4 बार बोल दीजिए, इसी तरह मस्ती में बोल दीजिए हरि गीतिका छंद है। 7 चौक 28 मात्रा का सम्मात्रिक छंद होता है। बहरहाल छंद नहीं बताना, इसमें रस बताना है। तो कहा जा रहा है हे सारथे हे द्रोण क्या देवेंद्र भी आकर लड़े, है खेल क्षत्रिय बालकों का व्यूह भेदन कर लड़े। उत्साह दिखाया जा रहा है। अभिमन्यु कह रहे हमको भेज दो, हम जाएंगे चक्रव्यूह तोड़ने। तो उत्साह है, और जहां उत्साह है वहां वीर है। भयानक डरना डराना होता है, बीभत्स घृणास्पद चीजें होती हैं, हाथ से हंसी का भाव होता है। तो उत्तर एक होगा वीर, बाकी कोई नहीं होगा। बढ़े आगे, कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? कलम का सिपाही, तो क्या उपन्यास है कलम का सिपाही? नहीं। क्या नाटक है कलम का सिपाही? नहीं। क्या संस्मरण है कलम का सिपाही? नहीं। यह जीवनी है। किसकी जीवनी है? बताएं किसकी जीवनी है कमेंट करके। गुड, ये प्रेमचंद की जीवनी है, इसके बारे में जान लीजिए। और यह भी जान लीजिए कि कभी प्रेमचंद्र ना लिखा करिए, प्रेमचंद लिखा करिए, क्योंकि प्रेमचंद जी अपना नाम प्रेमचंद लिखते थे। तो वर्तनी में पूछ ले तो प्रेमचंद लिखना। प्रेमचंद जी की जीवनी, और इसके लेखक हैं अमृत राय, जो कि प्रेमचंद जी के पुत्र हैं। याद रखिएगा, ये फैक्ट बहुत जबरदस्त है। कलम की सिपाही, कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? जीवनी है। और ये जीवनी किसने लिखी है? जीवनी लिखी है उनके पुत्र अमृत राय ने लिखी है। बढ़े चलो, सवाल संख्या 14। गुणवाचक विशेषण किस वाक्य में? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहां है? मुझे मोहन को अभी भी 100 रुपए देने हैं, मुझे 5 किलो आटा चाहिए, यह भूखंड आयताकार है, यह गुलाब सबसे अधिक दिखाई पड़ रहा है। इसमें गुणवाचक क्वालिटी कहां बताई जा रही है? क्वालिटी। तो 100 रुपया, तो ये तो गिनती गणना करवा रहा है। 5 किलो आटा, ये वजन बता रहा है। और यह गुलाब सबसे अधिक दिखाई पड़ता है, इसमें अधिक दिखना वो भी इसमें कोई आ ही नहीं रहा है, सार्वनामिक विशेषण बन जा रहा है यह गुलाब, बस इससे ज्यादा नहीं कह सकते। क्वालिटी कहीं नहीं बताई जा रही है, क्वालिटी सिर्फ आयताकार बता रहा है। आप जानते हैं गुण रूप हो, रंग हो, आकार हो, कुछ भी हो, वो सब जो क्वालिटी को बताए वो तो आयताकार, लंबा, चौड़ा, गोल, ये सब क्वालिटी में आता है। तो भूखंड कैसा है? आयताकार है, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, सवाल संख्या 15। अंबरपन घट में डूबो रही, तारा घट ऊषा नागरी, बीती विभावरी जागरी। अलंकार कौन सा है? शब्द बड़े प्यारे प्यारे हैं, मैं शब्द का अर्थ बताता हूं तब तक आप उत्तर दीजिए। अंबर माने आकाश, अनघट माने घाट,
पानी भी तो आप जानते ही हैं, तो सरोवर या जलाशय का किनारा या नदी का किनारा पनघट होता है। और तारा माने तारे, और घट माने घड़ा, ऊषा माने सुबह, नागरी माने नगर में रहने वाली स्त्री अर्थात साधारण स्त्री। बड़ा जबर अर्थ निकलता है। आकाश, सुबह हुई है, बीती विभावरी जागरी, रात बीत गई है तारों भरी, अब जागरी, अब क्या हो रहा है, अंबर पनघट माने अंबर आकाश रूपी पनघट में, तारा घट तारे रूपी घड़े, भाई तारे डूबते चले जा रहे हैं जैसे जैसे दिन होता चला जा रहा है। ऊषा नागरी माने सुबह रूपी स्त्री, सुबह रूपी स्त्री तारे रूपी घड़ों को अंबर रूपी पनघट में डुबो रही है। तो यहां जब उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप कर दिया जाए, अंबर को सीधे पनघट, तारों को सीधे घट और उषा को सीधे यानी सुबह को सीधे नागरी या स्त्री कहा जाए, तो यह अलंकार सिर्फ और सिर्फ रूपक होता है। याद रखना, एग्जाम्पल रटने से अलंकार नहीं निकलेगा, शब्द का अर्थ समझने से निकलेगा, और हो ही नहीं सकता है कि बिना उत्तर दिए चला जाए आपको। ठीक है, तो अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में रूपक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बहुत बेहतरीन छंद बताओ, छंद। कहे जू पावे कौन विद्या धन उद्यम बिना, जो पंखे की पौन बिना डुलाए ना मिले। दी गई पंक्तियां कौन सी छंद है? तरीका वही, यदि आप दोपहर 1 बजे की श्रृंखला नियमित देख रहे हैं तो आपको मालूम होगा क्या किया जाना चाहिए। देखिए, चौपाई की धुन उठाओ। मंगल भवन अमंगल हारी, काहे जू पावे कौन विद्या धन उद्यम बिना, नहीं आ रहा है। दोहे की धुन उठाओ। कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लुकाठी हाथ, कहे जू पावे कौन विद्या धन उद्यम, नहीं आ रहा है, बनाना पड़ रहा है। तो दोहा भी नहीं है, मात्रा गिनना अंतिम उपाय है। अब रोला और सोरठा तो जानते नहीं गुरुजी, तो आपको एक तरीका बता दे रहा हूं, देखते ही सोरठा पहचान जाओगे। रोला 24 मात्रा का छंद होता है, सममात्रिक छंद होता है, 4 लाइन कम से कम लिखी जाती है, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे ऐसे लिखी जाती है। खैर नहीं लिखी है तो कोई बात नहीं है, ये सोरठा है। सोरठा की पहचान आपको बताया दे रहा हूं। देखो, दुनिया में कोई दोहा तुम उठाओ और दोहे को उलट दो तो सोरठा हो जाता है। खाली देख के पहचानना सिखा दे रहा हूं। देखो, ये दोहा हम लिखते हैं, दोहा लिखते हैं जो तुमको याद हो। हनुमान चालीसा वाला ले ले, वही ले लेते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, थोड़ा दूर से लिखे वरना एक लाइन में आएगा नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। देखो, ये श्री गुरु चरण सरोज रज, चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनव रघुबर बिमल जस, बर नौ रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चारी। कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लुकाठी हाथ, जो घर बार अपना चले हमारे साथ। उसी धुन में कहो। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चारी। एक तरीका है जो रटा हुआ है कि 13-11 मात्रा होती है। हम कहते हैं मात्रा बाद में गिन लेना भाई, एक एक छंद की एक एक धुन याद कर लो। कम से कम चौपाई दोहा तो याद कर लो, एक एक धुन याद कर लो, एक दोहा अपना पेट बना लो और रट लो। परीक्षा में ऐसे खटाक से दिख के निकाल ले जाओगे। अब आप देखिए, दोहा है, दोहक तो पहचान हो गई।
गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, उसी धुन में बैठ रहा है। अब एक बड़ी गजब बात आप देखेंगे, दोहे में ये जो आखिरी शब्द है ये तुक कहा जाता है, धारी चारी। दोहे की खासियत है कि उसके आखिरी चरणों के तुक मिलेंगे। तुक माने वही क्या बोलती तू, आती क्या खंडाला, क्या करूं मैं, आगे में खंडाला आला। तो ये आला आला जो है इसी को तुक कहते हैं। तो तुक माने आखिरी वाला, आखिरी वाला। ओ क्या है, भले मुझसे छीन लो मेरी जवानी मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी, कहानी बुढ़िया नानी, आनी 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 आनी, इसको तुक बोलते हैं। तो दोहे की खासियत है कि यह तुक इसका आखिरी में होता है और सोरठा होता है इसका उल्टा। तो जो सोरठा होगा उसका तुक बीच में आएगा, देख के खटाक से लगाएगा। कौन? दोहे का तुक बीच में, दोहे का तुक आखिरी में मिलेगा। और जबकि सोरठा होगा तो चूंकि वो दोहे का उल्टा छंद होता है, दोहा चलता है 13-11 13-11 और जबकि सोरठा चलता है 11-13 11-13, तो जो तुक है वो बीच में जरूर, बाद में भी मिल जाए मिला करे हमारी बला से, लेकिन बीच में जरूर मिलेगा। अगर ये बीच की लाइन का तुक मिला सेट हो जाए तो सोरठा ही मानना। जाओ तुम आज के बाद कोई सोरठा का एग्जाम्पल उठा के देख लो, किताब प्रीवियस ईयर पेपर उठाना कोई और सोरठा के एग्जाम्पल देखना, बीच में तुक मिलता दिखाई पड़ेगा। इस जगह कौन पौन औन जौन खौन फौन कुछ भी कुछ हो, जैसे इसमें दोहे में आखिरी तुक मिलता है, यहां ये मिल जाएगा। और एक गजब बात कि चूंकि दोहा जो सोरठा होता है वो दोहे का उल्टा होता है, इसके मध्य में तुक मिल रहा है, तो जैसे ही मध्य में तुक पहचानो, खटाक से एक काम करो, इसको उलट के गा लो। इसको अगर उलट के गाओगे तो दोहे की धुन में सेट हो जाएगा। दिखाएं, पहले इसको पढ़ते हैं, पहले तुम्हारा कोई पढ़ते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अब उल्टा पढ़ते हैं। विद्या धन उद्यम बिना काहे जु पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले जो पंखे की पौन। जो भी राइटर हो, कबीरा जो भी हो, कबीरा जो अगर उलट के गा दोगे तो उसको दोहे में आना पड़ेगा, क्योंकि सोरठवा जो है वो है तो दोहा का उल्टा है। तो दोहा एक दोहा कोई गा लीजिए अपने मन का, उसकी धुन बना लीजिए। जरूरी नहीं कि जैसी धुन हमारे पास है, आप अपने किसी सड़ी गली अच्छी बुरी बढ़िया सुर वाली किसी धुन में बना लो, अपना एक दोहा याद कर लो और तुम उस दोहे को जिस फ्लो में पढ़ो, सामने वाले सारे एग्जाम्पल वाले दोहे को उसी फ्लो में पढ़ो, जो उसी फ्लो में आ जाएगा उसको दोहा होना पड़ेगा। यह मजा है, यही मजा है धुन। और बाकी परिभाषा यही होती है, आओ गिन लो, ये 11-13 11-13 होगा। एक तरीका जो तुमको रटा हुआ है वो ये 11-13 गिन लो। का है, एक कलर बदल लो, का है जू पावे कौन विद्या, नहीं विद्या, ये भैया डबल मात्रा लगेगी। काहे लगेगी डबल? क्योंकि ये जो आधा दा है इसका द्या का, वो इसको डबल कर देगा। धन उद, ये भी डबल लगेगा, उद या म भी ना। आओ गिन लो, 1 2 3 1 4 2 6 2 8 2 10 1 11, यहाँ तक 11 है। अब आगे गिनो 13, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 2 13, 13 मात्रा हो जाएगी। छंद में मात्रा कैसे पहचाने, इसका एक वीडियो पड़ा हुआ है हमारे वीडियोज में, मतलब जो रिकॉर्डेड वीडियो, एक होता है वीडियो का पोर्शन चैनल पर, एक होता है लाइव का पोर्शन। तो वीडियो वाले पोर्शन में जाएंगे, छंद में मात्रा लगाने के नियम एक बार पढ़ लीजिएगा तो मात्रा की गलती नहीं करेंगे। आप समझ जाएंगे कि विद्या में यहाँ दोनों जगह डबल कैसे लगा है, रूल है इसका, वो समझ में आ जाएगा तो खटक से पूरी बात समझ में आ जाएगी। तो भैया छंद हम समझ गए, सोरठा। अब याद रहेगा, दोहे का उल्टा सोरठा होता है, दोहा 13-11 13-11 चलता है, सोरठा 11-13 11-13 चलता है। एक दिन हमने एक दोहा रचा भी था इस पर कि दोहा 13 से शुरू, दोहे में दोहा रचा था कि दोहा 13 से शुरू, सोरठ 13 अंत। दोहा से 13 से शुरू होता है, सोरठा 13 पर खत्म होता है।
और चौपाई 16 चले, चौपाई 16 16 16 चलती है। और बरसत बरवै छंद, बरसत माने 12 7, 12 7 12 7 में बरवै छंद चलता है। ये दोहा हमने रचा है और ये पूरा जो मैंने गाया ये दोहा है। तो याद रखिएगा कि ये सोरठा जो दोहे का उल्टा होता है। आगे बढ़ो, इनमें से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। हाउ टू आइडेंटिफाई पुल्लिंग, कैसे पहचाने पुल्लिंग? जेंडर, वाक्य बनाओ, जेंडर पाओ, सरल सा तरीका। शंका की जाती है लंका जल गई कि लंका जल गया? गुरुजी लंका जल गई। अंश होता है लूट, हुआ कि लूट हुई? गुरुजी लूट हुई। तो गुरुजी एक का अंश या हिस्सा या भाग अकेले है जो पुल्लिंग होने का दावा कर रहा है। रटे कौन जेंडर, नरक हो जाएगा। पता चला जी मसालों के नाम, नदियों के नाम, पर्वतों के नाम, नक्षत्रों के नाम, ऐसे तुम जाके लिस्ट रटो और जितने जितने नियम लिखे रहते उतने ही अपवाद लिखे रहते है। तुम्हारी समझ की तुम रट पाओगे? रटना नहीं है, तरीका निकालो। शुद्ध हिंदी में उनके लिए कोई शब्द बनाओ। शंका हुई, बोलने में स्त्री है। लंका लगी लंका जली, स्त्री है। अंश निकाल दिया गया, अंश माने हिस्सा, अंश माने भाग, पुल्लिंग। और लूट हुई कि लूट हुआ? जी लूट हुई। तो जैसे ही शब्द के साथ कोई क्रिया लगाओगे तो क्रिया चीख चीख के बताती है कि हम जो है वो स्त्री है कि पुरुष है। तो क्रिया से तुम पहचान ले जाओगे कि वो शब्द स्त्री है कि पुरुष है, माने पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। तो अंश पुल्लिंग है। वाद और वाद्य शब्द युग्म का अर्थ बताइए। वाद और वाद्य, इस शब्द जोड़े का अर्थ बताइए। वाद और वाद्य। वाद माने झगड़ा, कि वाद माने तर्क, की वाद माने विचार, की वाद माने नदी? नहीं गुरुजी, वाद माने नदी तो किसी सूरत में नहीं होता है। वाद माने, अच्छा वाद माने झगड़ा हो तो वाद्य माने बाजा वाजा होता है। झगड़े झगड़े योग्य तो सेंस नहीं बनता है। वाद झगड़ा नहीं होता, विवाद झगड़ा होता है। वाद के माने होते हैं तर्क और विचार, ये भी होता है और ये भी होता है। लेकिन वाद्य माने तर्क के योग्य नहीं होगा। वाद्य बाजा या बजाने वाला, वाद्य यंत्र माने बजाने वाला यंत्र, तो बेहतर होगा कि आप इसको विचार और बाजा कहते हैं। वाद्य, विचार और बाजा, ये इसको क्या कहते हैं? इस चैप्टर का नाम है समान भाषी भिन्नार्थक शब्द। एक जैसे दिखने वाले लेकिन अलग अलग अर्थ वालों को समान भाषी भिन्नार्थक कहा जाता है। किल्विस का पर्यायवाची, किल्विस, किल्विस, किल्विस भयंकर, महाविश, पाप, विषैला। भैया शक्तिमान आता था, उसमें एक थे तमराज किल्विश, अंधेरा कायम रहे तमराज किल्विश। तो आप समझिए कि जो किल्विश है इसको पाप बोलते हैं। विषैला, महाविश, भयंकर का कोई मतलब नहीं है। किल्विश माने पाप। किल्विश कितने सुंदर सुंदर सोच के नाम रखे गए थे, बहुत विचार करके। आप देखिए डॉक्टर जयकाल नाम रखा था उसका। तो जयकाल वो भेड़िया गीदड़ जैसा होता है, मतलब वैसा चतुर और बेकार आदमी जयकाल। अब अंग्रेजी नाम रखा था, कहा है कि वो विज्ञान से जुड़ा हुआ आदमी था तो अंग्रेजी नाम रखा था। बहुत सोच विचार के नाम सब रखे गए हैं। तो आप देखिए किल्विश माने पाप होता है, याद रखेंगे। आगे बढ़े, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। चुनिए, तद्भव चुनिए। निर्यात, क्रोध, कहानी, संपदा। तद्भव, निर्यात संस्कृत है, क्रोध संस्कृत है, संपदा संस्कृत है, कहानी जो है वो तद्भव है। कहानी किससे बना है? कथानिका से बना है। कथानिका को कहानी कहा जाता है। बस इतनी सी मोहब्बत है, इतना सा फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक, फैले तो जमाना है। छोटी सी मुलाकात और इस मुलाकात के साथ ये दवाई यहीं खत्म।